हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन दिस वीडियो। तो इधर उधर की बातें करते हैं बंद और शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वीडियो जो है प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाने संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए बनाया गया है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक सिंपल खाता है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं देखे, केवल आपकी पुस्तक में एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसमें दो चीज़ें दी गई है। एक तो उदाहरण नंबर प्रथम जो पेज नंबर 12 पे दिया गया है, और उसके बाद अंकित प्रश्न नंबर 1 जो पेज नंबर 54 पे दिया गया है, जिनको हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन। पहले लेता हूँ उदाहरण नंबर फर्स्ट। उदाहरण नंबर फर्स्ट में हमें बताया गया है सिल्वर पॉइंट से संबंधित दिए गए विवरणों से 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार कीजिए। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने ये प्राप्ति एवं भुगतान खाता बना के रख दिया है, ताकि इसी में हमें वैल्यू पुट करके सीधा आंसर निकालना हो। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता में आपको हेडिंग समझा देता हूँ। सबसे ऊपर लिखा जाता है सिल्वर पॉइंट की पुस्तकों में 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता। जो संस्था का नाम हमें दिया गया था सिल्वर पॉइंट, उसको सबसे ऊपर मेंशन कर लिया। फिर 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष की बात हो रही है, तो 31 मार्च 2012 जो है तारीख वो हमने लिख ली है। और उसके बाद प्राप्ति एवं भुगतान खाता में बनाना, इसलिए हेडिंग लगा दिया प्राप्ति एवं भुगतान खाता। इसमें टोटल 4 कॉलम होते हैं, जिसमें से 2 कॉलम प्राप्तियों को दिखाते हैं और 2 कॉलम भुगतानों को दिखाते हैं। तो पहले हम प्राप्ति पक्ष की सारी प्रविष्टियाँ करेंगे। आपकी इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि कौन सी चीज़ प्राप्ति है, कौन सी चीज़ भुगतान है, तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए समझना होगा कि कौन सी प्राप्ति साइड में आती है और कौन सी भुगतान साइड में आती है। जैसे विवरण में पहली चीज़ दे रखी है आरंभिक रोकड़ शेष और आरंभिक बैंक शेष। ये वर्ष के प्रारंभ के शेष है, इसलिए इन्हें प्राप्ति पक्ष में दिखाया जाता है। तो पहली मद के रूप में हम एंट्री करेंगे शेष आगे लाया गया। शेष आगे लाए गए में जो मेरे प्रारंभिक रोकड़ शेष है 1000 रुपये, उसे मैं हस्तस्थ रोकड़ के नाम से दिखाऊंगा। तो यहाँ आ जाएगा हस्तस्थ रोकड़। और हस्तस्थ रोकड़ में आपके रुपए दिखाए जाएंगे 1000 रुपये। इसके बाद अगला है बैंक शेष, जिसे बैंकस्थ रोकड़ कहा जाएगा। तो इसके नीचे एंट्री हो जाएगी बैंकस्थ रोकड़ की। और बैंकस्थ रोकड़ में रुपए आ जाएंगे 7200 रुपये। हस्तस्थ और बैंकस्थ रोकड़ के बाद अगला पॉइंट हमें दिया हुआ है चंदा एकत्रित हुआ टोटल 9000 रुपये। तो ये एक प्राप्ति की मद है, क्योंकि चंदा हमें मिला है, तो इसको हम लिखेंगे चंदा प्राप्त। और जो अलग अलग वर्ष का चंदा है उसे अलग अलग वर्ष के नाम से दिखा देंगे। 2010-11 का जो चंदा है उसमें हमें मिले हैं 500 रुपये, तो ये दिखा दिए 500 रुपये। 2011-12 का जो चंदा है वो हमें मिला है 7600 रुपये, तो यहाँ दिखा दिया 7600 रुपये। और अगले वर्ष यानी 2012-13 का जो चंदा है उसमें हमने 900 रुपये दिखा दिए। और इस तरह से ये चंदा प्राप्त लिख लिया है, और इसकी टोटल आएगी आपके 9000 रुपये रोकड़ के कॉलम में या रुपए के कॉलम में। इसके बाद जलपान का विक्रय। अब कोई भी चीज़ का विक्रय करते हैं तो हमें राशि प्राप्त होती है, तो इस तरह से ये प्राप्ति में आएगी। तो प्राप्ति में हम लिख लेंगे जलपान का विक्रय। और जलपान के विक्रय से प्राप्ति हुई थी हमें 1000 रुपये, इसलिए प्राप्ति पक्ष में लिख लिया जाएगा 1000 रुपये। इसके बाद प्रवेश शुल्क प्राप्त, तो इसको भी यहाँ प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे प्रवेश शुल्क प्राप्त के नाम से। और प्रवेश शुल्क प्राप्त के रुपए आ जाएंगे आपके 1000 रुपये। इसके बाद पुराने खेल कूद के सामान का विक्रय, यह भी एक प्राप्ति की मद है, क्योंकि इसी से रुपए आ रहे हैं। तो पुराने खेल सामग्री का विक्रय, और इससे हमें रुपए प्राप्त हुए हैं 1200 रुपये, तो उसे प्राप्ति पक्ष में लिख लिया। इसके बाद अगली चीज़ हमें दे रखी है पवेलियन हेतु दान प्राप्ति, ये भी एक प्राप्ति की मद है, तो इसे हम प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे पवेलियन हेतु दान की प्राप्ति। अब पवेलियन हेतु दान प्राप्त में हमें रुपए मिले थे 4600 रुपये, तो ये जो 4600 रुपये हैं ये हम रुपए के कॉलम में दिखा देंगे।
इसके बाद किराया भुगतान। अब यहाँ भुगतान की मद आ गई है, तो इसे भुगतान पक्ष में दिखाया जाएगा 3000 रुपये से। तो यहाँ रुपये आ जाएंगे आपके किराया चुकाया, किराए का भुगतान किया, किराया चुकाया, कितना चुकाया किराया 3000 रुपये, तो उसे हम 3000 रुपये में दिखा देंगे। किराया चुकाने के बाद अगली हमारी मद है खेल कूद के सामान का क्रय। अब यह हमारा क्रय है, तो इसमें भुगतान किया गया होगा, तो इसमें हम लिखेंगे खेल सामग्री का क्रय। और यहाँ राशि में आएंगे आपके 4800 रुपये। अब खेल सामग्री के क्रय के बाद अगली मद है जलपान का क्रय। तो ये भी एक भुगतान की मद है, इसलिए इसको भुगतान पक्ष में लिखेंगे जलपान का क्रय या जलपान सामग्री का क्रय। रुपए में आ जाएंगे आपके 600 रुपये। इसके बाद टेनिस कोर्ट के रख रखाव का खर्च, तो ये भी भुगतान की मद है, तो इसलिए इसको लिखेंगे टेनिस कोर्ट के रख रखाव का खर्च। और इसमें रुपए के कॉलम में आ जाएंगे आपके 2000 रुपये। इसके बाद वेतन का भुगतान, तो यहाँ आ जाएगा वेतन चुकाया या वेतन भुगतान, और इसमें आपके रुपए आ जाएंगे, वेतन भुगतान हुआ था 2500 रुपये का। इसके बाद प्रतियोगिता व्यय। प्रतियोगिता व्यय भुगतान की मद है, इसलिए इसे हम भुगतान साइड में लिखेंगे प्रतियोगिता व्यय, और इसके रुपए आएंगे आपके 2400 रुपये। प्रतियोगिता व्यय के बाद फर्नीचर क्रय, यह भी भुगतान की मद है, तो इसको भी हम भुगतान पक्ष में लिखेंगे फर्नीचर क्रय, और इसमें आपकी राशि आ जाएगी 1500 रुपये। इसके बाद कार्यालय व्यय, यह भी भुगतान की मद है, तो इसको भुगतान पक्ष में लिखेंगे कार्यालय व्यय के नाम से 1200 रुपये। और अंत में हमें दिया गया है अंतिम हस्तस्थ रोकड़, इसको हम शेष आगे ले जाएगा के नाम से लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे शेष आगे ले जाया गया। शेष आगे ले जाए गए में दो चीज़ें लिखी जाती है, एक तो हस्तस्थ रोकड़ और एक बैंकस्थ रोकड़। हस्तस्थ रोकड़ तो हमें पता है कि 400 रुपये दी गई है, लेकिन बैंकस्थ रोकड़ का हमें नहीं पता है। शुरुआत में आपने देखा है कि हस्तस्थ रोकड़ के साथ हमें बैंकस्थ रोकड़ भी दिखाई गई थी। बैंकस्थ रोकड़ में 7200 रुपये लिखाए गए थे, इसका मतलब यहाँ भी बैंकस्थ रोकड़ आनी चाहिए। अब बैंकस्थ रोकड़ नॉर्मली हमारे भुगतान पक्ष में ही अंतिम शेष में लिखी जाती हैं, लेकिन कभी कभी अगर भुगतान पक्ष की जोड़ ज़्यादा आ जाती है तो हम उसे यहाँ भी दिखा सकते हैं। तो इसे हम अभी टोटल करके निकालेंगे। तो इसके लिए आपको पहले प्राप्ति पक्ष की जोड़ करनी होगी। तो प्राप्ति पक्ष की आपकी जोड़ में मदद दे रखी है 1000 प्लस 7200 प्लस 9000 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1200 प्लस 4600, और इस तरह से आपके प्राप्ति पक्ष का जो योग है वो हो जाता है 25000। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्राप्ति पक्ष का योग मेरा आया 25000 रुपये। अब इसी तरह से हम भुगतान पक्ष का योग निकालेंगे। भुगतान पक्ष में राशि दे रखी है आपको 3000, 4800, 600, 2000, 2500, 2400, 1500, 1200 और 400, और इस तरह से आपके भुगतान पक्ष का योग आया 18400 रुपये। अब इसमें प्राप्ति पक्ष का योग ज़्यादा है, तो जिस तरफ योग कम आता है उस तरफ हम शेष आगे लाए गए के नाम से एंट्री करते हैं, तो इसलिए भुगतान पक्ष में शेष आगे लाए गए आएगा, और अंतर की राशि है 25000 माइनस 18400 यानी 6600 रुपये हम भुगतान पक्ष में बैंकस्थ रोकड़ के नाम से लिख लेंगे। और इसके बाद जो हमारी दोनों साइड की टोटल आई है उसे हम नीचे लिख लेंगे। अभी दोनों साइड की अगर टोटल करेंगे तो वह आएगी, जो पक्ष ज़्यादा था उसकी टोटल के बराबर यानी 25000 रुपये। तो 25000 हमने नीचे टोटल के रूप में शो कर दिए, और इस तरह से हमारा उदाहरण नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, जो आपको पेज नंबर 12 पे दिया गया था। उदाहरण नंबर 1 पूरा हो जाने के बाद अभी हम करेंगे आंकिक प्रश्न संख्या 1। यह आपकी पुस्तक में पेज नंबर 54 पे दिया गया प्रश्न है।
जो हम अभी सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न में लिखा गया है, एक हेल्थ क्लब की रोकड़ पुस्तक से लिए गए विवरणों द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार कीजिए। अब यहाँ कोई संस्था का नाम नहीं देके एक हेल्थ क्लब लिखा है, तो इसलिए सबसे ऊपर हेडिंग में लिखेंगे एक हेल्थ क्लब की रेखा पुस्तकों में, क्योंकि हमारे पास इसका नाम नहीं है, ना ही हमारे पास उस वर्ष का कोई विवरण है जो जिसके लिए हमें प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाना है। तो यहाँ भी हम लिख लेंगे 31 मार्च डैश को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता, और इस तरह से हम प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाना शुरू करेंगे। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाते में सीधी सी बात है, जो मद प्राप्ति है उसे प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे और जो मद भुगतान है उसे भुगतान पक्ष में लिखा जाएगा। तो शुरू करते हैं मदों को पढ़ना। तो पहली मद हमारे हैं विवरण में शेष आगे लाए गए या आरंभिक शेष। आरंभिक शेष में मुझे बैंकस्थ और हस्तस्थ दोनों दे रखे हैं, तो ये मेरा शेष आगे लाए गए के नाम से प्राप्ति पक्ष में लिखा जाएगा, क्योंकि वर्ष की प्रथम मद प्राप्ति पक्ष में ही आती है। शेष आगे लाया गया, और शेष आगे लाए गए में हम लिखेंगे एक तो हस्तस्थ रोकड़ और एक लिखा जाएगा बैंकस्थ रोकड़। हस्तस्थ रोकड़ में आपकी राशि आ जाएगी 5,000 रुपये और बैंकस्थ रोकड़ में आपकी राशि आ जाएगी 25,000 रुपये। इस तरह से हस्तस्थ और बैंकस्थ रोकड़ की मद लिख दी गई है। अगली मद है हमारी चंदा। चंदा एक प्राप्ति है, क्योंकि हमें मिलता है, तो इसको हम प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे। नाम लिखा जाएगा चंदा प्राप्त, और चंदे प्राप्त में हम रुपए लिखेंगे 1,65,000 रुपये। इसके बाद अगली मद है दान। तो यह भी सामान्यतः प्राप्ति पक्ष में लिखा जाता है, तो इसको हम लिखेंगे दान प्राप्त, और दान प्राप्त में रुपए लिखे जाएंगे 35,000 रुपये। दान प्राप्त के बाद अगली मद है विनियोग क्रय। अब विनियोग क्रय की बात हो रही है, तो यह हमारा भुगतान है, और 80,000 रुपये हम भुगतान पक्ष में लिखेंगे विनियोग क्रय के नाम से। विनियोग क्रय जिसमें राशि आएगी 80,000 रुपये भुगतान पक्ष में। अब विनियोग क्रय के बाद अगला है किराया भुगतान, जिसका अमाउंट है 20,000 रुपये। तो ये किराया भुगतान हम 20,000 रुपये विनियोग क्रय के नीचे लिख देंगे, क्योंकि ये भी भुगतान की मद है। किराया भुगतान राशि में आएगी आपके 20,000 रुपये। अब इसके बाद इसका उत्तर दे रखा है, तो इसको तो हम लास्ट में चेक करेंगे। आगे बात करते हैं दूसरी साइड के विवरण की। दूसरी साइड के विवरण में मुझे दिया गया है एक तो सामान्य व्यय 21,500 रुपये। अब सामान्य व्यय है, तो ये मेरा भुगतान पक्ष में लिखा जाएगा, तो भुगतान पक्ष में मैं एंट्री कर लूँगा सामान्य व्यय के नाम से, और सामान्य व्यय में मेरी राशि आ जाएगी 21,500 रुपये। इसी तरह से अगला है डाक व्यय 2,000 रुपये। तो इसको भी हम यहाँ लिखेंगे डाक व्यय के नाम से, क्योंकि ये भी भुगतान की मद है, और रुपये में आ जाएगा 2,000 रुपये। डाक व्यय के बाद अगली मद है कुरियर व्यय। तो ये भी भुगतान की मद होने के कारण इसे भी हम भुगतान पक्ष में लिखेंगे। कुरियर व्यय भुगतान पक्ष में लिखा जाएगा आपके 1,000 रुपये। फिर विविध व्यय, विविध व्यय भी एक भुगतान की मद है, तो इसलिए इसे भी हम भुगतान पक्ष में लिखेंगे, और इसकी राशि आ जाएगी 2,500 रुपये। विविध व्यय के बाद अंतिम हस्तस्थ रोकड़, तो यह शेष आगे ले जाए गए के नाम से लिखा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे हम शेष आगे ले जाया गया। इसमें एक तो आ जाएगा हस्तस्थ रोकड़, जो हमें प्रश्न में 12,000 दी हुई है, और दूसरा आएगा बैंकस्थ रोकड़, जिसकी राशि हमें निकालनी है। तो राशि निकालने का वही तरीका है, पहले हम दोनों पक्षों की टोटल करेंगे। जिस पक्ष की टोटल ज़्यादा है उससे दूसरे पक्ष की टोटल लेस कर देंगे। तो यहाँ तो क्लियर दिख रहा है 4 मदों के होने से कि प्राप्ति पक्ष की टोटल ज़्यादा है। तो पहले मैं प्राप्ति पक्ष की टोटल लिख लेता हूँ। प्राप्ति पक्ष की टोटल है 5,000 प्लस 25,000 प्लस 1,65,000 प्लस 35,000, और इस तरह से मेरी प्राप्ति पक्ष की टोटल आई है 2,30,000 रुपये। इस प्राप्ति पक्ष की टोटल को मैं यहाँ मेंशन कर लूँगा 2,30,000 रुपये के नाम से, और यही टोटल ज़्यादा है, तो इसको भी दूसरे पक्ष की ओर लिख लेंगे, और रुपए आएंगे आपके 2,30,000 रुपये। अब मुझे इस 2,30,000 रुपये में से भुगतान पक्ष की सारी मदों को लेस कर देना है। तो उसमें से लेस होगा 80,000, फिर उसमें से लेस होगा 20,000, फिर उसमें से लेस होगा 21,500, फिर उसमें से लेस होगा 2,000, फिर उसमें से लेस होगा 1,000,
फिर उसमें से लेस होगा 2500 और फिर उसमें से लेस होगा 12,000 और इस तरह से मेरा बैंक का रोकड़ा आ जाएगा 91,000 वर्ष के अंत में बैंक में राशि। ये हमारा आंसर है। नीचे मैंने प्रश्न के साथ इसका आंसर भी लिखा था, तो चेक कर लेते हैं वहाँ ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बैंकस्थ रोकड़ में हमारा आंसर 91,000 रुपये आ रहा है, यानी हमारा प्रश्न सही है। तो यहाँ हमारा वीडियो हो जाता है ख़त्म। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के एंडिंग में आपसे यही कहूँगा, अगर चैनल अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो से जुड़े हुए नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम आईडी पर या टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप रिलेटेड नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे जो चैनल है उससे रिलेटेड वीडियोस हैं या उनसे जुड़े हुए अगर कोई आपको डाउट, सजेशन या कंप्लेन है तो आप मुझे टेलीग्राम आईडी पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।